नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दोस्तों, आज हम भृगुनंदी नाड़ी की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस कारक तत्व प्लैनेट्स के, जो हमें किसी भी बर्थ चार्ट के एनालिसिस के टाइम पे ध्यान में रखेंगे और वो हमें प्रेडिक्ट करने में और एफिशिएंटली चार्ट को एनालिसिस करने में काफी हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, एज पर भृगुनंदी नाड़ी किसी के पर्सन जो मेल है उसकी अपीयरेंस, उसके करेक्टर और उसकी फ्री विल को एनालिसिस करने के लिए जो जीव कारक है वो बृहस्पति को लिया जाता है। लेकिन अगर स्त्री जातक में हमें किसी के चरित्र को, उसकी अपीयरेंस को, उसकी पर्सनालिटी को या उसकी फ्री विल को देखना है तो हम शुक्र को देखेंगे स्त्री जातक के लिए, और पुरुष जातक के लिए हम बृहस्पति को देखेंगे। और इसी तरीके से एजुकेशन के लिए बुध को और बुद्धि के लिए भी बुध को देखेंगे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में बुध को बुद्धि कारक माना गया है। और अगर हमें किसी का प्रोफेशन देखना है तो हमें शनि देव को देखना होगा, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में शनि देव को कर्म कारक माना गया है। और इसी तरह से अगर हम बड़े भाई के बारे में विचार करना चाहें तो बड़े भाई के लिए हम शनि को एनालिसिस करेंगे। छोटे भाई के लिए दूसरे नंबर के भाई के लिए, छोटे भाई के लिए हम मंगल को एनालिसिस करेंगे। और इसी तरह से अगर तीसरे नंबर के भाई के अनुज के लिए, छोटे भाई के लिए हमें एनालिसिस करना है तो हम बुध को कंसिडर करेंगे, उसकी स्थिति पे विचार करेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर के छोटे भाई का जो कारक है वो बुध को माना गया है। इसी तरह अगर बड़ी जो बेटी है उसके लिए हम चंद्रमा को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो बड़ी बेटी का कारक माना गया है। सॉरी, मैं यहाँ ये चीज गलत बोल गया, बेटी नहीं, बड़ी बहन का कारक माना गया चंद्रमा को। और जो छोटी सिस्टर है उसके लिए शुक्र को देखा जाएगा, शुक्र को छोटी सिस्टर का कारक माना गया है। और जो तीसरे नंबर की अगर छोटी सिस्टर के बारे में हमें देखना है तो हम बुध को देखेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर की जो छोटी बहन है उसका कारक बुध को माना गया है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि तीसरे नंबर के छोटे भाई का जो कारक है वो भी बुध है, और तीसरे नंबर की जो छोटी बहन है उसका कारक भी बुध है। ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। लेकिन ये चीज देखने के लिए हम देखेंगे कि बुध जो है एक न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसे कई बार नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन बुध एक बालक है, बालक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो बुध के ऊपर हम किन स्त्री ग्रहों का ज्यादा इन्फ्लुएंस है या पुरुष ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, ये हमें अपने विवेक से देखकर उसको एनालिसिस करके ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पत्नी का कारक जो है वो शुक्र को माना गया है, पत्नी की स्थिति देखने के लिए हमें शुक्र को देखना चाहिए। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर पति का कारक जो है वो मंगल को माना गया है। अगर किसी स्त्री के बर्थ चार्ट के अंदर हमें पति की स्थिति को देखना है तो हमें मंगल को एनालिसिस करना चाहिए। इसी तरह से पिता के लिए सूर्य को और माता के लिए चंद्रमा को देखना चाहिए। अगर हम बात करें दादा की, दादा के लिए हमें राहु की पोजीशन को देखना पड़ेगा, और नाना की पोजीशन के लिए के लिए हमें केतु को देखना पड़ेगा, क्योंकि नाना का जो कारक है वो केतु है।
इसी तरह से अगर मामा का कारक जो मैटरनल अंकल है उसका कारक बुध माना गया है, और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कारक जो है वो भी बुध को माना गया है। अगर हमें सास के लिए देखना है, मदर इन लॉ के लिए अगर हमें एनालिसिस करना है तो चंद्रमा की स्थिति का विचार करना चाहिए। और इसी तरह अगर हमें फादर इन लॉ जो है उसकी स्थिति का विचार करना है तो हमें बुध को कंसिडर करना चाहिए। फाइनेंसेस के लिए किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसके लिए शुक्र का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र को फाइनेंसेस का कारक माना गया है। लेकिन जो खर्चे हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसका कारक जो है चंद्रमा को माना गया। ठीक है। और अगर व्हीकल क्या कंसिडर करना है हमें, तो व्हीकल के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, वाहन के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। साथ में हमें देखना पड़ेगा कि किन ग्रहों का प्रभाव जो है शुक्र के ऊपर आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव आ रहा है तो ऐसा जो इंसान होगा वो उसे बड़ी गाड़ी प्रेफर करेगा, या एसयूवी, या बस या ट्रक, क्योंकि राहु एक्सपेंशन देता है। ठीक है। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें हमेशा कंसिडर करनी चाहिए कि भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर के अंदर राहु और केतु का जो एक्सपेक्ट जो है दृष्टि मानी गई है वो 1-5-9 की मानी गई है। ऑपोजिट डायरेक्शन में 7th हाउस की जो दृष्टि है वो भृगुनंदी के नाड़ी के अंदर नहीं मानी गई है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के अंदर एक रूल है कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रो है, अब क्योंकि राहु एंड केतु हमेशा ही रेट्रो रहते हैं, वक्री ग्रह हैं, वक्री रहते हैं, तो अपने से पीछे वाले जो भाव को 50% दृष्टि से देखते हैं। तो राहु और केतु अपने से पीछे वाले 12th हाउस को हमेशा 50% दृष्टि से देखेंगे। तो आज हम अपनी डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, और हम बहुत जल्द इसकी श्रृंखला में अगला वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। और एक बार मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी यही कोशिश रहेगी कि भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, दर्शकों के समक्ष रख रहा हूँ, उसको मैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखूं, क्योंकि जो लोग भृगुनंदी नाड़ी का उपयोग करते हुए ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या ज्योतिष को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए इजी रहे उसको समझना। और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने इजीएस्ट वे में मैं चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और आपको समझाने की कोशिश कर सकूं, तो उतनी की जाए। नमस्कार।